जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल पादे है। हम अपने एनसीईआरटी सीरीज क्लास 11th की हिस्ट्री कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 10 होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे यहाँ जो कोरिया का करे थे उसके आगे हम करने वाले रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अब हुआ क्या, अक्टूबर 1963 एन इलेक्शन वाज हेल्ड इन एंड द मिलिट्री कूप लीडर पाक चुंग ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। अब 1963 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ और एक मिलिट्री कूप का लीडर, मिलिट्री कूप क्या होता है, जब किसी ये कंट्री है यहाँ पे अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल कर रही है इस पूरे इलाके पे, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है तो उसे मिलिट्री कूप कहते हैं। तो उसी मिलिट्री कूप का एक लीडर था जिसका नाम क्या था, पाक चुंग ही, उसी को क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। The Park administration adopted a state-led export-oriented policy to achieve economic growth। अब जो पाक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव थी उसने क्या पॉलिसी अपनाई थी, उनने कहा कि हम एक्सपोर्ट पॉलिसी अपनाएंगे, मतलब इंपोर्ट हम कम से कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे। इससे क्या होगा, जब भी किसी कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, ठीक है, जब भी किसी कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। The 5-year economic plan on the government favored large corporate firms, placed emphasis on expanding economic and increase Korean competitiveness। अब हुआ क्या, उनने 5 साल का प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान होता है ना, 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर हुआ क्या, उनने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा किस पे ध्यान देंगे, कॉर्पोरेट फर्म्स पे, जो प्राइवेट एंटिटीज है, ठीक है, कोरिया के जो कॉम्पिटिटर्स है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है कितनी तेजी से घट रही है बढ़ रही है, इस चीज पे हम ध्यान देंगे। Korea's unprecedented rate of economic growth began in the early 1960s when the state policy shifted from import substitution industrialization toward the focus on export। अब क्या है, जो कोरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ था 1960s में वो बहुत तेजी से बढ़ा, मतलब पहले मान लो 5% से ग्रो करे थे तो 10% हो गया, 10 से 11 हो गया, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इस टाइप से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था। उनने इंपोर्ट से किस पे शिफ्ट किया, एक्सपोर्ट पे बताया गया। Under the export-oriented policy, the government supported labor-intensive light industry products such as textile, garment, in which Korea had a comparative advantage। तो सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपोर्ट शुरू किया वो किस चीज में शुरू किया, वो था लेबर इंटेंसिव लाइट इंडस्ट्री, मतलब लाइट इंडस्ट्री में बोला गया। लाइट इंडस्ट्री कौन सी होती है, जैसे टेक्सटाइल होगी, कपड़ों की होगी, कपड़ा बनाना, भेजना, खरीदना, सिलना, ये सब लाइट इंडस्ट्री में काउंट किया गया था। तो पहले गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर फोकस किया जिसमें गवर्नमेंट को पहले से ही एडवांटेज था, मतलब कोरिया इन चीजों में पहले से ही अच्छा था, तो उसे एक टाइप से पुश मिला, एक एडवांटेज मिला, क्योंकि वो जिस चीज में अच्छे हैं उसी चीज को एक्सपोर्ट करें बाहर। लेटर ड्यूरिंग 1960 और 1970s में क्या हुआ, उनका फोकस लाइट इंडस्ट्री से शिफ्ट होकर किस पे हो गया, हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज पे। हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे स्टील, नॉन फेरस मेटल, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल प्रोडक्शन वर सेलेक्टेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एज द रेस इन द रेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी की साथी क्या थी, पहले तो उन्हें लाइट इंडस्ट्री पे फोकस किया, ठीक है, लाइट इंडस्ट्री पे फोकस किया, उसके बाद उन्होंने अपनी हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया कि लाइट इंडस्ट्री से उन्हें प्रॉफिट मिल रहा था बट उतना नहीं मिल रहा था जितना हैवी इंडस्ट्री से मिल सकता था, तो इसलिए उन्होंने हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करना शुरू कर दिया। इन 1970s द विलेज सीम्यूल मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज मोबिलाइज द रूरल पॉपुलेशन एंड मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हुआ क्या, एक मूवमेंट का शुरू हुआ 1970s में, क्या मूवमेंट का नाम था, न्यू विलेज मूवमेंट या सीम्यूल मूवमेंट भी हम इसे कहते हैं। इस मूवमेंट के तहत क्या हुआ, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया। उन्होंने कहा देखो कोई भी अगर कंट्री ना वो अगर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करती है तो क्या होता है, उनका ग्रोथ देखने को मिलता है इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर हर चीज का बेस होता है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही हुई ना, तो हमें ये चीज देखने को मिलती है। The campaign aimed at reforming the spirit of the people from being passive and disheartened to become active and hopeful। ये जो कैंपेन चल रहा था, ये जो मूवमेंट चली थी जिसमें एग्रीकल्चर बूम करना है, हमें इंडस्ट्री बूम करनी है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, इससे क्या हुआ, जो लोग पहले से ना एक जिनका दिल टूटा हुआ था कि ना, जैसे कि हम ना अच्छी खासी अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये जो डिसहार्टेंड, ये जो उदास से लोग थे, उन्हें एक होप दिया, उन्हें लाइक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई थी इस टाइम पे। Rural people were empowered to help themselves in developing their village and improve the living condition of the respective community। जो रूरल लोग थे, ठीक है, जो गांव वगैरह के लोग थे, उनने क्या किया, अपने गांव को डेवलप करने में मदद की, अपने आसपास की जो कम्युनिटी थी, ठीक है, अपने आसपास के जो समाज था उसे भी डेवलप करने में मदद
की थी। द मूवमेंट वॉज लेटर एक्सपेंडेड टू असिस्ट नेबरहुड नियर इंडस्ट्रियल प्लांट एंड इन अर्बन एरियाज। ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, उनने अपने आस पड़ोस के जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे उन्हें डेवलपमेंट की राह पे उन्हें भी लेके जा रहे थे। ठीक है, अर्बन एरिया जो सिटीज वगैरह थे उन्हें भी डेवलप किया जा रहा था इस मूवमेंट के तहत। Today, Korea is sharing the knowledge and the experience from the movement in the developing countries who who wish to adopt principle of Samuel movement in the डेवलपमेंट एफर्ट्स। अब क्या हुआ, जो कोरिया है उसने पहले खुद तो ये सैमुअल मूवमेंट जो था उसने अडॉप्ट किया, उसके तहत उसने अपने आप को डेवलप बना दिया। ठीक है, जब डेवलप बनाया तो बाकी जो कंट्रीज थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो अदर डेवलपिंग कंट्री थी वो भी सैमुअल मूवमेंट को अडॉप्ट करना चाहती है, क्योंकि उन्हें सैमुअल मूवमेंट से ग्रोथ दिख रही थी कोरिया में। तो उन्होंने कहा हमें भी ये मूवमेंट अडॉप्ट करना है, हमें भी इसी तरीके से ग्रो करना है जैसे जिस तरीके से कोरिया ने ग्रो किया। तो कोरिया क्या कर रहा था, ये नॉलेज जो जिस तरीके से उन्हें सैमुअल मूवमेंट चलाया वो चलाना और कंट्रीज को सिखा रहा था। तो यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलती है 1970s में। आगे चलते हैं। कोरिया अचीव्ड startling economic growth thanks to the combination of strong leader, well-trained bureaucrats, aggressive industrial capable labor force, ambitious entrepreneurs responsible for growing, responded well to the government incentive to increase export and develop new industries। तो कोरिया की जो ग्रोथ थी उनके लोग किसके लिए शुक्रिया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ट्रेन ब्यूरोक्रेट्स है, जैसे मान लो इंडिया में IAS IPS ये जो हो गए, ठीक है, जो बढ़िया लीडर्स है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, जो लेबर ने हेल्प की थी, ये सबका वो कहते हैं कि इन सब की वजह से क्या है कोरिया में डेवलपमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये चीज बताई गई है। दी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कोरिया। बोला है वहां पे जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो थी वो भी ज्यादा हो गई थी, इसकी वजह से भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। एट द डाउन ऑफ कोरियन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑल कोरियन वर्कर्स वर ऑलरेडी लिटरेट एंड कुड इजिली एक्वायर न्यू स्किल्स। ये बोला गया जो कोरिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा था, जो कोरिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखा रहा था, उस टाइम पे जितने भी वर्कर्स थे वो पढ़े लिखे थे। ठीक है, वो क्या थे, वर ऑलरेडी लिटरेट। जो क्या होता है, देखो दो टाइप के होंगे, अगर कोई इंसान अगर इलिटरेट है, ठीक है, और कोई इंसान लिटरेट है, तो इससे क्या फर्क होता है, अगर कोई इलिटरेट है उसे कोई नई स्किल सिखाने में टाइम लगता है, क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट जो लिटरेट है उससे टाइम कम लगता है कोई भी चीज सीखने में। तो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, इंडस्ट्री नई नई आई थी, नई मशीनरी आई थी, तो जो वर्कर्स थे वो पढ़े लिखे थे, इससे क्या हो रहा है, वो नई नई स्किल सीख सकते थे, नई नई इंडस्ट्री को जल्दी जल्दी जो है सीख के जल्दी जल्दी काम शुरू कर सकते थे। इसकी वजह से भी कोरिया को ग्रोथ में मदद हुई। At the same time, countries' open economic policy work to absorb more advanced institution and technologies from other countries। अब हुआ कि जो कोरिया में जो एक नई पॉलिसी यूज हुई थी, ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी। ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या होता है कि मान लो ये कोरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये यूएसए है, तो यूएसए आके अपनी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप कर सकता है, ठीक है, यूएसए आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस कंट्री के अंदर। तो ये बोला गया ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी। इससे क्या हुआ, अगर कोई बंदा मान लो यूएसए यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, तो हमें ये पता चलेगा उनकी टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, उनका इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है, हम कैसे उसे और बढ़िया बना सकते हैं। तो ये चीज जो थी कोरिया को और मदद करी थी ग्रो करने में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोरियन हाई डोमेस्टिक सेविंग रेट हेल्प डेवलप दी हैवी इंडस्ट्री। जो कोरिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आई थी और कोरिया जो खुद भी पैसे बचा रहा था, इससे भी उनकी हैवी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिला था ग्रो करने में। While remittance from South Korea workers overseas also contribute to the overall economic growth। अब आप कहोगे रेमिटेंस क्या है। रेमिटेंस ये होता है कि मान लो कि अगर मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, और मैं चला गया कहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए यूएस में चला गया, ठीक है, यूएस क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो यूएस जाते हैं। मैं आप यहाँ पे फ्रांस ले लो, जापान ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है, चाइना, रशिया। तो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके ना मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ अर्निंग कर रहा हूँ, मान लो मेरी यहाँ पे अर्निंग हुई $100, ठीक है, ये $100 जब मैं इंडिया में भेजता हूँ तो इसे हम कहते हैं रेमिटेंस। जब कोई सिटीजन बाहर कंट्री में जाके वहां पे अर्न करता है और उसे अपनी कंट्री में वापस भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। जो ये रेमिटेंस साउथ कोरिया में आए थे, इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि बाहर का पैसा आ रहा है ना कंट्री में। इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज फाउंडेशन ऑफ पाक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लॉन्ग टर्म। अब जो इस टाइम पे कौन एडमिनिस्ट्रेशन में था, कौन पावर में था, पाक चुंग ही। तो उसकी जो पाक क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज द फाउंडेशन ऑफ द पाक चुंग ही एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म पावर। अब कहता है इस टाइम पे पावर में कौन था, पाक चुंग ही पावर में था, जो कि प्रेसिडेंट बन रखा था, जो कि मिलिट्री कूप का लीडर था। तो इसने इतनी सारी डेवलपमेंट में मदद की, ठीक है।
Park revised the constitution so that he could run for the third time and was re-elected in 1971. तो पार्क ने सोचा कि यार मैं इतना अच्छा चीज कर रहा हूं तो मैं और चीज करता हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बदल कुछ चेंजेस कर देता हूं, इससे क्या होगा जो मेरा टेन्योर है, जो मेरा टर्म है वो इंक्रीज हो जाएगा। और 1971 में क्या हुआ, पार्क वापस इलेक्ट होके आया। अब आप ये चीज देखो, पार्क का भी यहाँ पे पहली बार 1963 में इलेक्शन हुआ, 1963 में इलेक्शन हुआ, अब 1971 में वापस वो पावर में आ गया, मतलब 1968 में भी वो जीता होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 बार तो जीता, बट उसे तीसरी बार जब डाउट हुआ तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए। इन अक्टूबर 1872 पार्क डिक्लेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1972 में उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जिसका नाम क्या था, यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन, विच मेड परमानेंट रेसिडेंसी पॉसिबल, जिसने क्या कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो अब परमानेंट रहेगा जब तक उसका मन करेगा। Under Yusin Constitution, the president had complete authority over legislature, jurisdiction, administration, and also had constitutional right to repeal law as an emergency measure. अब पहली चीज इस यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था, प्रेसिडेंसी जो थी वो क्या होगी, परमानेंट होगी। दूसरा क्या हुआ था, दूसरा ये हुआ था कि जो प्रेसिडेंट था उसके पास पूरी पावर आ जाएगी, वो लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल कर सकता है, वो जुरिडिक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। जबकि आप देखोगे इन तीनों का अलग रहना बहुत जरूरी है, तो इन सबको कौन कंट्रोल कर सकता है, प्रेसिडेंट। एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिपील, और वो क्या कर सकता है, कोई भी जो लॉ है जो उसे सही नहीं लगे वो उस लॉ को क्या कर सकता है, हटा सकता है, वो ये कह के कि ये एक इमरजेंसी मेजर्स है। अब लेजिस्लेचर कौन होते हैं, जो कानून बनाते हैं, जुरिडिक्शन कौन होते हैं, जो क्या कहते हैं, जैसे लॉ आपका कोर्ट वगैरह ये सब जुरिडिक्शन में आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आईएएस, आईपीएस, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब कहाँ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में आ जाते हैं। ये बात समझ गई। एज द प्रेसिडेंट वॉज इन्वेस्टेड विथ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज टेम्परेली सस्पेंडेड इन परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हुआ क्या, जो प्रेसिडेंट था वो क्या था, अपनी एकदम अच्छी अपनी पूरी पावर अपने हाथ में लेना चाह रहा था। जब कोई भी इंसान जो पावर है अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस टाइम पे डेमोक्रेसी का क्या होगा, कत्ल होता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब डेमोक्रेसी हमें खत्म होती हुई देखने को मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पे हो रही थी। प्रेसिडेंट क्या करता, एब्सोल्यूट अथॉरिटी दिखाता, पूरी की पूरी कंप्लीट पावर लेने की कोशिश कर रहा था। तो डेमोक्रेसी क्या थी, इस टाइम पे सस्पेंड होती हुई देखने, मतलब डेमोक्रेसी को एक हॉल्ट मिलता हुआ देखने को मिलता है। However, the second oil crisis in 1979 acted as a hindrance for economic growth. अब 1979 में क्या हुआ था ना, वर्ल्ड में पूरी की पूरी जो ऑयल के जो प्राइसेस थे वो बहुत तेजी से बढ़े थे क्योंकि ऑयल की कमी होने लग गई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, जो कोरिया का बजट था वो तो पूरी तरीके से हिल गया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी जो कोरिया चलाता हुआ आ रहा था उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। Which had over invested in the heavy chemical industry. Moreover, students, scholars, and the opposition continually demonstrate against the Yusin Constitution as Park administration invocation and emergency measures and suppress brought about political instability. अब हुआ क्या, जो ऑयल है वो हर किसी को चाहिए, कार से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके, ठीक है, आपको बहुत चीजों के लिए बेसिक नीड्स, मतलब आज के टाइम पे ऑयल भी क्या हो गई, बेसिक नीड हो गई है इंसानों की। तो इसकी वजह से क्या, जब ऑयल के पैसे बढ़े, लोगों के पास ऑयल का खर्चा निकालने के लिए नहीं था, तो लोगों वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लगे। दूसरा, आग में घी डालने वाली बात तो यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन कर ही रहा था। यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर थी सारी प्रेसिडेंट के पास आ गई। तो लोग क्या करते, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी हम आपको यहाँ पे स्कॉलर्स देखने को मिल रहे, ये सब क्या हो गए, ये यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए थे, ठीक है। ये बात समझ में आई। और कहाँ गया, पार्क एडमिनिस्ट्रेशन इन्वोकेशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स एंड द सप्रेस ब्रॉट अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और अब ऑब्वियसली बात है, जब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे होंगे तो पाक चुंग ही कुछ तो करेगा। उसने क्या किया, इन जो भी रिवॉल्ट या जो भी कैंपेन, जो भी मूवमेंट चलते उसे सप्रेस करने की कोशिश की। जब वो सप्रेस करेगा, मिलिट्री का पावर यूज करेगा, तो इससे क्या, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। लोग यहाँ से लड़ रहे, पाक चुंग ही उन्हें मिलिट्री का यूज करके सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है इस दौरान पे। Amidst this economic crisis and political instability, the Park administration came to end in October 1979 when Park Chung-hee was assassinated. अब ये जो टसल था गवर्नमेंट के और लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, ठीक है, इसमें क्या हुआ, किसकी जीत हुई, सिटीजन्स की जीत हुई थी। क्यों, क्योंकि उनने पाक चुंग-ही को असैसिनेट कर दिया, उस पाक चुंग-ही को मार दिया। कब, 1979। तो उसका टेन्योर 1963 से 1979 तक हमें देखने को मिलता है। कितने साल हो गए, 10 और 6 16 साल का हमें टेन्योर देखने को मिलता है पाक चुंग-ही का एज अ प्रेसिडेंट।
अब हुआ क्या, अब हमें देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जब पाक चुंग ही ने अपने टाइम पे तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई, अब उसके बाद क्या होता है, अब लोगों ने जो डेमोक्रेटाइजेशन के लिए लड़ाई हुई थी, तो डेमोक्रेसी उन्हें मिली या नहीं मिली, ये अब इस टॉपिक के अंदर पता करेंगे। द डिजायर फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ग्रू अपॉन द डेथ ऑफ पाक चुंग ही। जैसी पाक चुंग ही की डेथ हुई, वैसी जो डेमोक्रेसी चाहिए इसका हल्ला होने लग गया। बट इन दिसंबर 1971, अब देखो हमें देखने को मिली 1979 में अक्टूबर में क्या हुआ, पाक चुंग ही को असैसिनेट किया, दिसंबर में एक और मिलिट्री कूप हो गया, दिसंबर में एक और मिलिट्री लीडर आया, उसने कहा है तुम हटो, तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए, मैं नहीं दे रहा। और वो लीडर का नाम क्या था, चुंदो होंग। ठीक है, चुंदो होंग आया स्टेज पे, उसने कहा मैं यहाँ का करता धरता हूं। इन May 1980, various protests in key cities around the nation were held by students and demanding democracy in the face of Chung military fraction। वही चीज वापस हुई। अब 1980 में क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, स्टूडेंट्स ने, सिटीजन्स ने क्या हुआ, प्रोटेस्ट करना शुरू किया वेरियस सिटीज में कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, चुन की जो मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप है इससे हमें आजादी चाहिए। The military faction suppressed the democracy movement by implemented martial law across the country। तो अब क्या हुआ, जो ये चुन की जो डायनेस्टी थी उसने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया कंट्री में, और ने कहा कोई भी अगर मुझे यहाँ पे ग्रुप बनाता हुआ दिखा, कोई भी मेरे खिलाफ अगर धरने में बैठा, इतना मारूंगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम कौन थे। ये किसने कहा था, चुंदो हॉन ने कहा था, मजाक कर, मतलब ऐसी कुछ। ठीक है, सब, और उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेसी मूवमेंट थी उसे सप्रेस करने की कोशिश की गई थी। इन द सिटी ऑफ ग्वांजू, ग्वांजू क्या एक सिटी है, ठीक है, साउथ कोरिया में। इन पर्टिकुलर स्टूडेंट सिटीजन डिड नॉट बैक डाउन एंड डिमांड दैट मार्शल लॉ में बी एंडेड। जो अब इतना मार्शल लॉ लगाया, लोगों को पीटा गया, बट एक जगह थी, उस जगह का नाम क्या था, ग्वांजू। वहां पे जो स्टूडेंट थे, जो सिटीजन थे, उन्हें लाठी पड़ती रही, बट उन्होंने क्या किया, जो मार्शल लॉ को खत्म करने की डिमांड थी उसके लिए पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा हमें मार्शल लॉ खत्म चाहिए ही चाहिए। दिस इज नोन एज ग्वांजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्वांजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट, तुम्हें ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। However, Chun military faction suppressed the protest for democratization. Later that year, Chun became the president through the indirect election under the Yusin Constitution। अब हुआ क्या, जो चुन मिलिट्री ने क्या किया, ये जो डेमोक्रेसी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसे सप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, चाहे प्यार से माने चाहे लाठी से माने, बट क्या किया, डेमोक्रेटाइजेशन को सप्रेस करने की कोशिश की थी। और चुन क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया था साउथ कोरिया के अंडर यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बात समझ आई, आगे। The Chun administration strengthened the suppression of democratization influence in other stabilized the design। अब क्या, जो चुन डायनेस्टी थी उसने क्या किया, ये जो सप्रेशन हो रहा था, जो ये लोगों को सप्रेस किया जाता, लोगों को दबाया जाता कि तुम डेमोक्रेसी के लिए मत उठो लाठी से, ये धीरे धीरे करके और तेजी से वो करने लग गया था। ठीक है, ऑफ डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस ऑर्डर टू एस्टैब्लिश। उसने कहा कि देखो अगर लोग शांत बैठेंगे तभी जाके हम अपनी रेजीम, हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसे स्टेबल कर सकते हैं, अगर शांति नहीं बैठेंगे तो हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसे स्टेबल नहीं कर सकते। Due in part of international economic boom, Chun administration was able to raise economic growth from 1.7% in 1980s to 13.2% 1983। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चुन डायनेस्टी में भी हमें क्या देखने को मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो 1.7% थी 1980s में, वो 13.2% हो गई थी 1983 में। इस स्पीड से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली थी चुन डायनेस्टी में। वाइल ऑल्सो सिग्निफिकेंट लोअरिंग इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन था वो धीरे धीरे करके और कम होने लग गया। जो मान लो कि जो पहले 100 रुपए की चीज थी वो 200 की हो गई। अब ये चीज ना धीरे धीरे करके क्या होने लगी थी, 180 से 160, 160 से 140, धीरे धीरे करके हमें इन्फ्लेशन जो था वो कम होता हुआ देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड लेड टू अर्बनाइजेशन, इंप्रूव्ड एजुकेशन लेवल एंड मीडिया एडवांसमेंट। जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इसकी वजह से क्या हुआ, शहरीकरण, जो अर्बनाइजेशन होता है इसे कहता है शहरीकरण, इसमें हमें एक डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, एजुकेशन लेवल्स जो थे, जो पढ़ाई के जो लेवल थे वो भी हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। लोग ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाते, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। मीडिया भी धीरे धीरे करके क्या होती, एडवांस हो रही थी। As a result, citizen self-awareness about the political right grew, leading to demand for constitutional amendment to allow direct election to the president। अब हुआ कि जब इतनी सारी चीजें हो रही थी, लोग पढ़ रहे थे, मीडिया में खबर पढ़ रहे थे, शहर डेवलप हो रहे थे, तो लोग अपने राइट्स के बारे में भी जानने लगे कि हमारा असली में अधिकार क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए। आप यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी मिलिट्री लीडर उठ के नहीं बन जाएगा, हमें एक
क्या चाहिए, हमें एक डायरेक्ट इलेक्शन चाहिए जिसमें हम वोट करेंगे कि कौन लीडर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ये किसने कहा, लोगों ने कहा। In May 1987, the Chun administration minimization the inquiries of that torture by the university student was made known, making citizens being participating in the large-scale struggle for democratization. अब देखो हुआ क्या, 1987 में चुन डायनेस्टी पे ना आरोप लगा, क्या कि जो स्टूडेंट्स, जिसे हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे इन सब जगहों पे, कि जो स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें, जो चुन डायनेस्टी के अगेंस्ट में, उन्हें यूनिवर्सिटी में मारा गया था। ठीक है, जब ये चीज बात सुनी तो लोगों ने क्या किया, जो सिटीजन थे वो बहुत ही लार्ज स्केल पे सड़कों पे आ गए। उनने कहा ना अब तो बहुत हो गया, चुन ने अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ा, अब हम क्या करेंगे, हमें आजादी चाहिए। इन जून डेमोक्रेसी मूवमेंट दैट फॉलोड had कहा गया that followed that participation not only by student but the middle class also। अब जो ये जून डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ, ठीक है, इस मूवमेंट के तहत क्या हुआ कि स्टूडेंट ने तो पार्टिसिपेट किया ही किया, जो स्टूडेंट बच गए या जो स्टूडेंट, ये कहते हैं स्टूडेंट को गोली लगी तो दूसरा स्टूडेंट उसके साथ खड़ा होता है कि हमारे स्टूडेंट को कैसे मारा, तो स्टूडेंट यूनियन टाइप के जो लोग यहाँ पे आए थे और जो मिडिल क्लास लोग थे, जो सिटीजन थे, वो भी इनके साथ उनका सपोर्ट कर रहे थे। Owing to these efforts, Chun administration was forced to make revision to the constitution allowing direct election। अब जो चुन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो चुन वो डायनेस्टी करने वाला था, एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए और डायरेक्ट इलेक्शन को वापस स्टैब्लिश किया। इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया चैप्टर हमें देखने का मिलता है कोरियन डेमोक्रेसी के अंदर। डिक्टेटरशिप, अब हमें डेमोक्रेसी शायद देखने को मिली, ऐसा किसने कहा है, न्यू चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब देखो 1987 में क्या हो रहा है, जून डेमोक्रेसी मूवमेंट हो रही है डेमोक्रेटाइजेशन के लिए। यहाँ पे इतने सारे लोग जो हैं जो डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, हम लेके रहेंगे आजादी, ठीक है, आजादी। तो ये वाली चीज जो वाइब थी वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बाकी ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं अगले जो वीडियो है इसमें कोरियन डेमोक्रेसी और आईएमएफ, ठीक है, और कहाँ पे था, और टू रोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो हमारी अगली वीडियो होगी वो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं। अगर आप पुरानी बुक है आपके पास तो उसमें आपको ये कोरिया वगैरह ये सब नहीं देखने को मिलेगा, बट नई बुक्स में नई क्या कहते हैं एनसीईआरटी में हमें ये चीज देखने को मिलेगा। तो ठीक है, अभी के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए और मौज करते रहिए।